नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है इस मनोविज्ञान की क्लास में। तो देखो, हमने अधिगम के जो व्यवहारवादी सिद्धांत स्टार्ट किए थे उनमें हमने दो सिद्धांत पढ़ लिए थे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादन किया था, दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है यानी कि सबसे ज्यादा प्रश्न उन्हीं से आते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, हमने वो पढ़ लिया था। तो उसमें दो उद्दीपकों के प्रकार बच गए, तो वो मैं बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि आने वाले हैं। तो आपको उसमें वो लिखने हैं, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि जनरली मिलती नहीं है। कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। पहला तो है प्रवर्त्यात्मक अनुबंधित उद्दीपक, और दूसरा होता है विमुखी अनुबंधित उद्दीपक। तो आपको ये समझना है कि ये होते क्या है। प्रवर्त्यात्मक उद्दीपक क्या होते हैं? ये वो उद्दीपक होते हैं जो क्या करते हैं, स्वतः सुगम्य अनुक्रिया पैदा करते हैं, और इनसे क्या प्राप्त होता है? सुख व संतोष की प्राप्ति होती है। तो इम्पोर्टेंट है ये, यानी कि प्रवर्त्यात्मक अनुबंधित उद्दीपक किसे कहते हैं कि ये क्या होते हैं, स्वतः और सुगम्य अनुक्रिया पैदा करते हैं और इनसे सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे भोजन, पीना, दुलारना, है ना। तो ये क्या है, इससे हमें किसकी प्राप्ति होती है? भोजन खाते हैं तो हमारी भूख शांत हो जाती है, तो सुख की प्राप्ति होती है। प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो क्या हमारी सुख की प्राप्ति होती है ना। ऐसे दुलारना, खिलाना, तो ये क्या है, प्रवर्त्यात्मक उद्दीपक। दूसरी तरफ है विमुखी अनुबंधित उद्दीपक। तो देखो, विमुखी अनुबंधित क्या होते हैं? ये दुखद और सत्यकारक होते हैं। जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत आघात और पीड़ादायी सुई। और इससे किसकी उत्पत्ति होती है? इनसे परिहार व पलायन की स्थिति पैदा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा से दे रखा है इसमें कि विमुखी उद्दीपक है ना, वो दो प्रकार, ये जो अनुबंधित उद्दीपक है दो प्रकार के होते हैं, प्रवर्त्यात्मक और विमुखी। तो प्रवर्त्यात्मक तो क्या है, सुख और संतोष की पैदा करते हैं और इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? सुख। और विमुखी में क्या है, दुखद और सत्यकारक होते हैं। जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत आघात और पीड़ादायी सुई। ये किसकी स्थिति पैदा करते हैं? परिवार और प्लान की स्थिति पैदा करते हैं। अब इनमें से पूछ ले कि भाई इनमें से, इन दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा है? तो इनमें से विमुखी अनुबंधन अच्छा है, क्योंकि देखो इस प्रवर्त्यात्मक में तो बहुत बार अनुबंधन स्थापित, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, और इसमें 2 या 3 प्रयासों में अनुबंधन स्थापित हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा होता है, इसमें 2 या 3 बार से ही अनुबंधन स्थापित हो जाता है। तो ये आपको देखनी। और आज पाला में जो मैंने सिद्धांत के गुण बताए थे, तो उसमें गुण में 2 चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो वह सकारात्मक अभिवृद्धि का विकास करता है और एक आदतों के निर्माण में उपयोगी है। तो ये 2 बातें और आपको ध्यान में रखना है। ये आईपी पावला का भी हिस्सा है। अब हम आगे सिद्धांत स्टार्ट करेंगे अगला। अब तीसरा सिद्धांत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। तीसरा व्यवहारवादी सिद्धांत में क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत।
इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, देखो कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उनके उपनाम के बारे में जानना होता है कि इसे अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो मैं पहले इसके अन्य नाम लिख रहा हूं, देखो इसे किस किस नाम से जाना जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है ना। दूसरा नाम से जाना जाता है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। ठीक है ना। तीसरा नाम इससे बोला जाता है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। चौथे नाम से जाना जाता है इसे संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत। पांचवा नाम है इसका कार्यात्मक प्रतिबद्धता अनुबंधन का सिद्धांत। फिर नंबर 6 पर इसका नाम है RS थ्योरी। RS का मतलब रेस्पॉन्स सक्सेस थ्योरी। ठीक है ना। और इसे जाना जाता है RR या R टाइप थ्योरी। तो ये इसके क्या हो गए, अन्य नाम हो गए। तो ये आपको ध्यान में रखने, इसे क्या बोला जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इससे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है, इससे साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है, इससे संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत बोला जाता है, इससे कार्यात्मक प्रतिबद्धता अनुबंधन का सिद्धांत बोला जाता है, इसे RS थ्योरी रेस्पॉन्स सक्सेसफुल थ्योरी बोला जाता है, इसे RR का मतलब है रेस्पॉन्स रिजल्ट, है ना। इस RR का मतलब रेस्पॉन्स रिजल्ट यानी कि अनुक्रिया और परिणाम का सिद्धांत। तो ये इसके क्या हो गए, अन्य नाम हो गए। अब देखिए इसके प्रतिपादक की बात आती है। तो देखो प्रतिपादक आपको पता है, देखो प्रतिपादक की बात आती है तो प्रतिपादक आपको सबको पता है कौन है। तो देखो प्रतिपादक कौन है, BF स्किनर, इनका पूरा नाम है बुरस फ्रेडरिक स्किनर। तो ये देखो कहाँ के हैं, अमेरिका के। कौन से मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है ना। और इन्हें क्या कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मूल या मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि व्यवहारवाद का पिता तो वाटसन है, जबकि इन्होंने व्यवहारवाद को इन्होंने प्रकृति दी थी आगे, तो इन्हें क्या कहा जाता है, मूल या मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। अब जब इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। तो इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1904 को पेंसिल्वेनिया अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। फिर मृत्यु हुई थी इनकी 18 अगस्त 1990 को। ठीक है ना, अमेरिका में। अब देखो मैं हर मनोवैज्ञानिक का बताता हूँ कि इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हर मनोवैज्ञानिक का मैंने संबंध होता है। तो ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से। और ये इस विषय के क्या थे, प्रोफेसर थे। तो उस प्रोफेसर किस विभाग के थे, ये आपको रखना है।
वह इस विश्वविद्यालय में देखो एक विभाग था मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान के एडगर पियर्स प्रोफेसर थे। तो ये डिपार्टमेंट है ना मनोविज्ञान का, एडगर पियर्स, उनके क्या थे, ये प्रोफेसर थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इनका सहयोगी कौन था, इस सिद्धांत को इन्होंने प्रेरित किया था, उस व्यक्ति का नाम ज्यादातर आता नहीं, तो मैं बता देता हूँ कि इस सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए इनका एक सहयोगी था। तो देखो सहयोगी को आपको याद करना है। तो सहयोगी फ्रेड केलर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके सहयोगी कौन थे, फ्रेड केलर थे। अब देखो इन्हें एक पुरस्कार मिला हुआ है, कौन सा पुरस्कार, वो भी अच्छा है। तो सन 1968 में नेशनल अचीवमेंट ऑफ साइंस, ये 1968 में इन्हें क्या मिला है, पुरस्कार मिला, नेशनल अचीवमेंट ऑफ साइंस का पुरस्कार मिला है। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस किताब में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किताब इंपॉर्टेंट है, उस किताब का नाम है, किताब का नाम है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर 1938। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस किताब में किया, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार तथा विज्ञान, इसका हिंदी में यह नाम है, मानव व्यवहार तथा विज्ञान। इस किताब में सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और इन्होंने देखो किन किन पर प्रयोग किया। तो देखो इन्होंने दो चीजों पर प्रयोग किया, एक तो किया था चूहे पर, उसे बोला जाता था स्किनर बॉक्स, और दूसरा प्रयोग था इनका कबूतर पर, उसे बोला जाता था कबूतर बॉक्स। तो ये दोनों ही प्रयोग इनके महत्वपूर्ण है। चूहे पर प्रयोग किया उसे स्किनर बॉक्स, और कबूतर पर जो प्रयोग किया उसे पिजन बॉक्स या कबूतर बॉक्स कहा था। तो देखो अब ये सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी कि ये तीन सिद्धांत है, मैंने तीनों बताया कि किस पर आधारित है। दो बता दिए, पहले वाले थॉर्नडाइक का सिद्धांत तो बहुप्रतिक्रिया गौण नियम पर आधारित है, और पावलोव का सिद्धांत साहचर्य पर आधारित, साहचर्य सिद्धांत पर आधारित है, नियम पर आधारित है। और ये किस पर आधारित है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस पर आधारित है। तो यह है प्रभाव के नियम पर आधारित है, प्रभाव के नियम पर आधारित है, तो इम्पोर्टेंट है। थॉर्नडाइक का किस पर आधारित है, बहुप्रतिक्रिया गौण नियम पर आधारित है, और पावलोव का साहचर्य परिवर्तन नियम पर आधारित है। जबकि ये किसके नियम पर आधारित है, क्रिया प्रसूत प्रभाव के नियम पर। और जो आईपी पावलोव का सिद्धांत था वो प्रतिवर्ती ऐच्छिक क्रिया पर आधारित था, लेकिन ये किस प्रतिवर्ती अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित था। जबकि ये क्या है, ऐच्छिक क्रियाओं पर आधारित है, ऐच्छिक क्रियाओं पर आधारित है। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब समझ गए क्या। देखो अनैच्छिक क्रियाएं तो वो होती है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, यानी कि पशुओं से मानव हो वो स्वाभाविक होती है। जैसे किसी दुखी हुए कुत्ते को देखते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते, दुखी हो जाते हैं, वो क्या है, अनैच्छिक प्रक्रिया। जबकि ऐच्छिक क्रिया वो होती है जो मनुष्य कंट्रोल में रहती है ना, वो होती है ऐच्छिक क्रिया। अब देखो इस क्रिया प्रसूत शब्द का आपको अर्थ समझना है कि वास्तव में ये क्या है। तो इसका अर्थ देखिए आप, क्रिया प्रसूत का अर्थ, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। इसका क्या अर्थ है कि इसके मैंने ऐच्छिक क्रियाओं का अध्ययन किया, उनके द्वारा प्राणी अपने वातावरण में सक्रिय होकर जो भी व्यवहार करता है वो क्या है, क्रिया प्रसूत कहलाता है। यानी कि प्राणी अपने पर्यावरण में या वातावरण में सक्रिय होकर जो भी अनुक्रियाएं करता है वो क्या कहलाता है, क्रिया प्रसूत कहलाता है। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, क्रिया प्रसूत का क्या अर्थ है
कि जिसमें किसी उद्दीपक की जानकारी नहीं हो वो क्या कहलाता है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कहलाता है। तो देखो, बिना उद्दीपक के जानकारी के बिना अनुक्रिया करना, यह क्या कहलाता है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कहलाता है। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन किसे कहते हैं। तो ये देखिए, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन किसे कहते हैं। देखो, इम्पोर्टेंट चीज है, अनुक्रिया और सफलता के बीच एक अनुबंधन स्थापित होता है जिसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि मैं जो भी लाइन बोलता हूँ उनको फिर आगे बताता हूँ कि ये सिद्धांत की बेस्ट लाइन है। तो अनुक्रिया और सफलता के बीच में एक अनुबंधन स्थापित हो जाता है जिसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कहते हैं। और ये देखो, इस स्किनर ने किन का विरोध किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्किनर ने देखो किन का विरोध किया था, स्किनर ने किसका विरोध किया था। देखो, विरोध किसका किया था, विरोध किया था थॉर्नडाइक और पावलोव का। तो उनके सिद्धांतों, इन दोनों के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी, उद्दीपक थी। लेकिन इसमें देखो उद्दीपक नहीं है, तो इन्होंने एक लाइन निकाली इनके आधार पर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है कि कौन सा सिद्धांत ये कहता है। तो ये सिद्धांत किस चीज का विरोध करता है कि उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यह सिद्धांत किस चीज का विरोध करता है कि उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं। क्योंकि इन दोनों के सिद्धांतों में देखो, थॉर्नडाइक में भी उद्दीपक था और पावलोव में भी क्या था, उद्दीपक था। मांस चूर्ण था ना कुत्ते को, कुत्ता उसको देखकर लार टपकाता था, और इधर मछली का टुकड़ा था तो जो बिल्ली उसको देखकर क्या करती थी, अनुक्रिया करती थी, इधर उधर जाती थी। तो ये दोनों में उद्दीपक थे, जबकि स्किनर के सिद्धांत में उद्दीपक नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन मोस्ट है, उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं। ये विरोध कौन करता है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत विरोध करता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में सब बातें बता दी मैंने। अब देखो, जो चूहे पर प्रयोग किया था, तो ये क्या है, स्किनर बॉक्स है। क्या है ये, स्किनर बॉक्स। ठीक है, और इधर क्या लगा है, लीवर लगा है, और इधर एक प्लेट लगी है, उसमें क्या है, खाना है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भोजन है, और यहाँ भी एक प्लेट लगी हुई है, उसमें यहाँ से देखो लीवर दबते यहाँ आकर क्या करेंगे, दाना गिरेगा यहाँ से आकर। तो उन्होंने किस पर प्रयोग किया, ये चूहे का प्रयोग है, चूहे पर प्रयोग। तो इधर एक चूहा बिठा, भूखे चूहा को स्किनर ने क्या किया था, बांट दिया था। अब देखो क्या हुआ था, मैंने वो लाइन बोली थी ना, अनुक्रिया और सफलता के मध्य अनुबंधन, वो यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो भूखा चूहा, तो इसको भूख लगी, तो ये क्या करेगा, उछल कूद करने लग जाएगा। तो उछल कूद करने लग जाएगा, तो एक बार इसका पैर सहयोग से इस लीवर पर दब गया, और लीवर दबेगा, लीवर दबते इससे क्या आकर गिरा, इस प्लेट में खाना आकर गिरा। चूहे ने उस खाने को खाया और अपनी भूख शांत कर ली और वापस बैठ गया। फिर अगली बार स्किनर ने देखा, जैसे ही इस भूखे चूहे को फिर से प्रवेश किया, तो उसने वैसे ही अनुक्रिया के लिए कभी इधर गया कभी इधर गया, और उछल कूद की, कभी पिंजरे को इधर से मारा, और फिर से इस लीवर को दबाया, और लीवर को दबाते इसमें दाना आकर गिरते ही इसने अपनी भूख को शांत की और वह वापस बैठ गया। अब बार बार प्रयोग करने पर स्किनर ने यह देखा कि चूहा कभी भी इधर नहीं जाएगा, इससे लीवर के आसपास ही बैठ जाएगा। जैसे इसको भूख लगेगी, वो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, लीवर को दबाना, और सफलता के रूप में इसे क्या मिलेगा,
भोजन मिलेगा। तो मैंने जो लाइन बोली थी ना, तो देखो अनुक्रिया तो क्या है, अनुक्रिया लीवर को दबाना, लीवर को दबाना, और यह है सफलता क्या हो गई, भोजन का मिलना, भोजन का मिलना। तो इन दोनों के मध्य इसमें क्या है संबंध, अनुक्रिया लीवर को दबाना और ये भोजन को मिलना, इसमें क्या स्थापित कर लिया, एक अनुबंधन स्थापित कर लिया, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक प्रयोग और है इसका कबूतर का, वो और बता देता हूँ मैं आपको। पिजन बॉक्स बोला था उसको, यहाँ पर एक क्या लगी है, चाबी या लीवर मान लीजिए आप। ठीक है। और इधर वही सेम है, प्लेट है भोजन वाली, और इधर क्या है, कबूतर है ये, है ना। तो कबूतर ही है वास्तव में। अब देखो स्किनर ने क्या किया, एक ऐसा कक्ष तैयार किया जिस पर उन्होंने प्रकाश से उस लीवर को क्या की, चाबी पर डाला था। तो पहले कबूतर को ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे लीवर है। तो कबूतर क्या था, भूखा था, तो वह कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। तभी स्किनर ने विशेष प्रकार से इस चाबी या इस लीवर पर फोक्स मारा। तो उसने, इस कबूतर ने क्या की, इस लीवर पर क्या मारी, चोंच मारी। जैसे चोंच मारी तो यहाँ पर क्या दाने इकट्ठे हो गए, और इसने उस दाने को खा लिया, अपने भूख को क्या कर ली, शांत कर लिया। यानी कि सफलता के रूप में इसे क्या मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है। तो पुनर्बलन को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, सफलता और पुनर्बलन को। तो ये भूख शांत कर लेगा। फिर आगे इसको भ्रमित करने के लिए स्किनर ने कभी इधर प्रकाश डाला था, कभी इधर प्रकाश डाला, लेकिन ये क्या हुआ, एक दो बार तो भ्रमित हुआ, लेकिन फिर अचानक से इस पर आकर इसने फिर से चोंच मारी, तो क्या आकर इकट्ठा हो जाएगा, दाना आकर इकट्ठा हो जाएगा, और ये अपने भोजन को शांत कर लेगा। ठीक है। फिर भ्रमित किया था इसने, लेकिन कबूतर फिर भ्रमित नहीं होता, इसके आसपास ही चोंच मारने लग गया। इसलिए यह सिद्धांत क्या है, ये लीवर का दबाना अनुक्रिया है, अनुक्रिया प्लस सफलता के मध्य क्या हो गया, अनुबंधन स्थापित हो गया। इसे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोलते हैं। ठीक है ना। और इन्होंने देखो सफलता को सबसे महत्वपूर्ण माना है, सफलता सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है, सफलता को माना है। और पुनर्बलन, पुनर्बलन के रूप में इन्हें क्या मिला है, दाना मिला, भोजन की प्राप्ति इन्हें पुनर्बलन की। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतने ही। आगे जो इसकी जो पुनर्बलन अनुसूचियां है या शिक्षा में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।